नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष के इंडिया गठबंधन भले ही बिहार चुनाव के नतीजों और अंदरूनी विवादों से परेशान हो, लेकिन एसआईआर विवाद एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जो सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को विपक्ष एसआईआर के खिलाफ जोरदार विरोध के मंच में बदल सकता है। रविवार को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में कई विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट में चल रही ये एसआईआर प्रक्रिया विवादित, जल्दबाजी भरी और पक्षपातपूर्ण है। विपक्ष चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी में है। हालांकि विपक्ष के एक हिस्से का यह भी मानना है कि अगर एसआईआर पर बहुत जोर दिया गया तो इससे संसद में उनके दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता, राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी और दिल्ली में हालिया आतंकी हमले पीछे छूट सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 9 दिसंबर को चुनाव आयोग द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद राज्य में एक खतरनाक और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को बोगांव में मटुआ समुदाय की बड़ी रैली को संबोधित किया। मटुआ समुदाय पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। ममता ने कहा कि एसआईआर ड्राइव मटुआ समुदाय सहित कई लोगों को डराने और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश है। इस बीच बीते कुछ महीनों से बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा सीएए आवेदन अभियान तेज किया गया है। उसी राजनीतिक माहौल के बीच ममता की यह रैली खास महत्व रखती है। ममता बनर्जी ने मटुआ समुदाय से कहा कि डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अगर असली वोटरों का नाम हटाया गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरा देश हिला कर रख दूंगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि मई 2023 में सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले कांग्रेस नेतृत्व स्तर पर कुछ गुप्त समझौता हुआ था, जिसकी जानकारी केवल 5-6 लोगों को ही है। कनकपुरा में मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं उस राज पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। हम सब अपने जमीर की आवाज के अनुसार काम करेंगे। उनके इस बयान को पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वो अभी उस समझौते की बात बताकर पार्टी को कमजोर या शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। कर्नाटक की राजनीति में ये बयान नई हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला तय हुआ था। चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा बड़ा विवाद। केंद्र सरकार ने जो संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी की थी उसे फिलहाल टाल दिया है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाना चाहती थी। इससे सरकार के मुताबिक चंडीगढ़ के लिए उसकी जरूरतों के हिसाब से अलग कानून बनाए जा सकते थे, लेकिन इसके बाद पंजाब में बड़ा राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने शनिवार को ही पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को इस बिल के कारण और फायदे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नेताओं ने साफ कहा वो इस फैसले को जनता को नहीं समझा पाएंगे। बता दें, पंजाब के लोगों का चंडीगढ़ से भावनात्मक जुड़ाव है। लंबे समय से मांग रही है कि चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को दिया जाए। किसानों के कानूनों के बाद एक बड़ा वर्ग पहले से ही केंद्र पर भरोसा नहीं करता है। नेताओं का कहना था कि चाहे केंद्र का तर्क सही ही क्यों ना हो, लेकिन इसे पंजाब में गलत तरीके से समझा जाएगा। इसके चलते राज्य में तनाव की स्थिति बन सकती है और कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इस राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद केंद्र ने फिलहाल इस बिल को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। भारतीय सेना में इस समय करीब 1,80,000 जवानों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सेना अब अग्निवीर भर्ती की संख्या को दोगुने से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी हर साल 45 से 50 हजार के बजाय 1 लाख से भी ज्यादा अग्निवीर भर्ती किए जा सकते हैं। दरअसल 2020 और 2021 में कोविड के दौरान भर्ती रुक गई, लेकिन इसी अवधि में हर साल 60 से 65 हजार सैनिक रिटायर होते रहे। इससे सेना में भारी कमी होनी शुरू हो गई। सेना अब इस साल से हर साल लगभग 1 लाख अग्निवीर भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। दिसंबर 2026 से अग्निवीर फेज आउट भी होने लगेंगे, इसलिए ज्यादा भर्ती जरूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर अग्निवीर स्कीम की सीमित भर्तियों और कोविड के बाद की रुकावट ने सेना में बड़ी कमी पैदा कर दी है, जिसे अब बड़े पैमाने पर भरने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार सरकार ने नया सरकारी बंगला अलॉट कर दिया। मंगलवार को जारी भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अब राबड़ी देवी को 39 हॉर्डिंग रोड का नया आवास दिया गया है। इसका मतलब है
कि उन्हें कई सालों से इस्तेमाल किए जा रहे अपने पुराने बंगले 10 सर्कुलर रोड को खाली करना पड़ेगा। ये वही जगह है जो लंबे समय से आरजेडी का कैंप ऑफिस भी रहा है और मुख्यमंत्री ऑफ आवास तथा राजभवन के बिल्कुल पास है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि भवन निर्माण मंत्री समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन यह फैसला साफ दिखाता है कि अब मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर बीजेपी का असर बढ़ गया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह कदम राजनीतिक संकेत देता है और इससे सत्ता के भीतर बढ़ते प्रभाव की झलक मिलती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार ने मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में नई सरकार के कामकाज का पूरा रोड मैप पेश किया गया। कैबिनेट ने 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिन के विशेष विधानसभा सत्र को मंजूरी दी है। सरकार ने वरिष्ठ जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। सत्र के पहले दिन यानी 1 दिसंबर को वो सभी नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 2 दिसंबर को विधानसभा अपना नया स्पीकर चुनेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार इस पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के अंदर बड़ा विरोधाभास सामने आया है। एक दिन पहले जहां संगठन की ओर से 3 महीने तक एंटी नक्सल ऑपरेशंस रोकने और बिखरे हुए कैडरों को सरेंडर कर सरकार की पुनर्वास योजना में शामिल होने का मौका देने की अपील की गई थी, वहीं अब केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने बिल्कुल उल्टा संदेश जारी किया है। नए बयान में माओवादियों ने अपने कैडरों से कहा है कि वो 2 से 8 दिसंबर तक पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी वीक पूरी क्रांतिकारी भावना के साथ मनाएं और आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प दोहराएं। ये बयान PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 25वें स्थापना वर्ष पर जारी किया गया है। इसमें माओवादी नेतृत्व ने केंद्र और राज्य सरकारों पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा, यह वर्ष संगठन के लिए सबसे हिंसक और चुनौतीपूर्ण सालों में से एक रहा है, लेकिन वो अडिग है। पीएम मोदी ने आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दिया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों बाद घाव भर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण उत्सव का ये क्षण अद्वितीय और अलौकिक है। ये धर्म ध्वज केवल एक ध्वज नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। पीएम मोदी ने कहा कि मैकाले ने जो सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे अंदर एक विकार आ गया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सा में एक गांव में हजारों वर्ष पहले के एक शिलालेख में बताया गया है कि उस समय कैसे लोग सरकार चुनते थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस दिन के लिए कितने राम भक्तों ने अपने प्राण अर्पण किए। मंदिर बनने में भी समय लगता है। ये धर्म ध्वज है, इसका भगवा रंग है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। कोविदार वृक्ष 2 देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय है। धर्म ध्वज को शिखर तक पहुंचाना है। आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। सबको शांति बांटने वाला, सुफल देने वाला भारतवर्ष हमें खड़ा करना है। जैसा सपना देखा था कुछ लोगों ने, बिल्कुल वैसा उससे भी अधिक शुभ कर ये मंदिर बन गया है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने मंगलवार को 27 साल की जेल की सजा काटनी शुरू कर दी है। ये सजा उन्हें 2022 के चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट करने की कोशिश के मामले में मिली है। दक्षिण अमेरिका में कई लोग मानते थे कि इतनी बड़ी कार्रवाई शायद कभी नहीं होगी, लेकिन ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंड्रे डी मोरेस जो इस केस की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने आदेश दिया कि बोल्सोनारो को उसी फेडरल पुलिस मुख्यालय में रखा जाएगा जहां वो 22 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से रखे गए।
कोर्ट ने कहा कि बोल्सोनारो देश छोड़कर भाग सकते थे, इसलिए उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया। ये मामला ब्राजील में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी योजना फाइन ट्यून कर ली गई है, यानी उसे पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। ट्रंप ने बताया है कि वो अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेज रहे हैं, जबकि अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेन अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि आगे चलकर वो खुद भी पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मौजूदा बातचीत में और प्रगति हो जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.